गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज एंड इडियम्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला इडियम। आज का पहला इडियम है सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है जब आप किन्हीं दो पक्षों के बीच में कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मुझे किसकी साइड लेनी है और किसकी नहीं, उससे बोला जाता है सिटिंग ऑन द फेंस। और आप साइड में बैठकर उस चीज़ को देखते हो या आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले करते हो, उससे बोला जाता है सिटिंग ऑन द फेंस। रिफ्यूज़ टू सपोर्ट आइदर साइड, किसी भी साइड को सपोर्ट करने से मना कर देने को बोला जाता है सिटिंग ऑन द फेंस। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत अभी किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंटरनेशनली देखें तो भारत जो है सिटिंग ऑन द फेंस है, क्योंकि वो दूरी बनाए हुए है इस चीज़ से। ठीक है, तो ये होता है सिटिंग ऑन द फेंस। और भारत पर आरोप लग रहे हैं यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू हैव टू डिसाइड हुज साइड यू आर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो ये होता है सिटिंग ऑन द फेंस। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड मेक अ डिसीजन, ये एग्जाम्पल है इसका। डिसीजन लेने में डिले मत करो और कृपया जल्दी से कोई डिसीजन ले लो। ठीक है, तो ये होता है सिटिंग ऑन द फेंस। अगली इडियम है किक द बकेट। किक द बकेट मीन्स होता है टू डाई, या मरने को बोला जाता है किक द बकेट। जैसे पीटर किक द बकेट एट द एज ऑफ 82। जो पीटर था वो 82 की एज में डाई हो गया, मर गया। ठीक है, तो पीटर किक द बकेट एट द एज ऑफ 82। तो ये होता है किक द बकेट, डाई, टू डाई या मरना। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन आई किक द बकेट यू विल बी एबल टू लिव ऑन माई लाइफ इंश्योरेंस। जब मैं मर जाऊंगा तो आप एबल हो जाओगे, आप योग्य हो जाओगे मेरी जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके। ठीक है, तो ये होता है किक द बकेट। बढ़ते हैं आगे। अगली इडियम है बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है टू डिसाइड समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। जब आप मजबूरी में किसी चीज़ को करना पड़ जाए उससे बोला जाता है बाइट द बुलेट। सपोज आपको स्टडी करना अच्छा पसंद नहीं है, बट यू हैव टू बाइट द बुलेट, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है बाइट द बुलेट। या आपको कोई कार्य ऐसा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है करना, लेकिन आपको मजबूरी में वो काम करना ही पड़ेगा, वो होता है बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। यहाँ से समझ आ गया होगा ये क्या है, मजबूरी में स्वीकार रहा है। या फिर यू मस्ट बाइट द बुलेट टू लूज वेट। आपको जो है ये बात स्वीकारनी होगी कि आपको अपना वेट कम करना ही होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसे यूज कर सकते हो। अगली इडियम है ईटिंग हम्बल पाई। ईटिंग हम्बल पाई मिस होता है जब आप अपनी जो मिस्टेक है उसे एडमिट करते हो। टू एडमिट दैट यू मेड अ मिस्टेक, जब आपको ये यकीन हो जाता है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, उससे बोला जाता है ईटिंग हम्बल पाई। एक्सेप्ट हम्बली या फिर कन्फेस को बोला जाता है ईटिंग हम्बल पाई, अपनी गलती स्वीकार करना। तो ये एग्जाम्पल समझते हैं इसको। इवन इफ़ यू डोंट लाइक योर सुपीरियर्स एट वर्क यू हैव टू ईट हम्बल पाई समटाइम्स। जब आप ये भी जानते हो कि आपका जो सुपीरियर है वो जहाँ आप कार्य करते हो वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी आपको कुछ ना कभी ये स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो बॉस होते हैं वो ऑलवेज राइट होते हैं। तो आपको ये जो बात जो है स्वीकार करनी ही होगी कभी ना कभी, और आपको अपनी जो गलती है वो स्वीकार करनी होगी कि हाँ मेरी ही गलती है। ओके, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। समझ नहीं आया तो एक और बताता हूँ मैं। जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ही स्वीकार करनी पड़ेगी अपनी गलती कि नहीं भैया मैं ही गलत हूँ। व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज रॉन्ग आई एट हम्बल पाई एंड अपोलोजाइज। ठीक है, जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ही गलत था, उस टाइम पे मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली इडियम है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीन्स होता है जब आप व्यर्थ कोशिश कर रहे होते हो किसी कार्य को करने की। ठीक है, अ पर्टिकुलर एफर्ट्स इज फ्यूटाइल। जो पर्टिकुलर एफर्ट्स आप कर रहे हो वो क्या है, व्यर्थ है, फ्यूटाइल है।
ठीक है, व्यर्थ कोशिश करना, ये होता है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, डेड हॉर्स को उठाने की कोशिश कर रहा है। अब जो ऑलरेडी मर चुका है वो कैसे उठ जाएगा, तो ये क्या होता है, ये फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स कर रहा है, ये फालतू ही डेड हॉर्स को उठाने की कोशिश कर रहा है जो कभी उठने वाला नहीं है। तो जब आप कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिस पर आप व्यर्थ कोशिश कर रहे होते हो लेकिन नहीं होने वाला, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझना होगा कि एक आप क्या कर रहे हो, यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। तो इसका एग्जाम्पल है, ही कीप्स ट्राइंग टू गेट इट पब्लिश्ड बट आई थिंक ही इज़ फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। वो जो है उसने जो है लगातार वो कोशिश कर रहा था इस चीज़ को पब्लिश करने की, लेकिन शायद से वो जो है, मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है, व्यर्थ कोशिश कर रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगली इडियम है रन ऑफ द मील। रन ऑफ द मील होता है समथिंग वेरी ऑर्डिनरी और नॉर्मल को बोला जाता है रन ऑफ द मील। ऑर्डिनरी, यूजुअल या फिर इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मीन्स जो महत्वहीन है उसे बोला जाता है इनसिग्निफिकेंट। जो बिल्कुल साधारण है उसे बोला जाता है रन ऑफ द मील। जैसे आवर क्रिकेट टीम वॉन्ट बी डू वेल दिस ईयर, द प्लेयर्स आर ऑल वेरी रन ऑफ द मील। इस बार हमारे शायद जो क्रिकेट टीम है इस ईयर नहीं जीत पाएगी क्योंकि जो प्लेयर हैं वो कैसे हैं, बहुत ही साधारण हैं, सिंपल हैं, उतने खास नहीं है, इस बार अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो ये होता है रन ऑफ द मील। जो कोई चीज़ बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट हो, जो बिल्कुल साधारण हो, उससे बोला जाता है रन ऑफ द मील। सपोज हमारी टीम में अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं होते तो ये टीम कैसी होती, ये रन ऑफ द मील होती, उतने पावरफुल नहीं रहते, साधारण रहती, तो जो है इसका उतना बढ़िया इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। तो ये होता है रन ऑफ द मील। एग्जाम्पल है इसका, ही गेव अ फेयरली रन ऑफ द मील स्पीच। उसने बहुत ही ज़्यादा कैसी स्पीच दी, साधारण स्पीच दी जिससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। तो ये होता है रन ऑफ द मील। अगली इडियम है स्पीक एंड स्पैन। इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन को बोला जाता है स्पीक एंड स्पैन। इसको क्लीन एंड टाइडी भी बोलते हैं। क्लीन एंड टाइडी मतलब साफ़ सुथरा हो जहाँ पे, उसे बोला जाता है क्लीन एंड टाइडी या स्पीक एंड स्पैन। माई लिटिल हाउस इज स्पीक एंड स्पैन। मेरा जो छोटा हाउस है वो कैसा है, साफ़ सुथरा है। या फिर ही ऑलवेज कीप्स हिज रूम स्पीक एंड स्पैन। वो अपना रूम जो है हमेशा साफ और सुथरा रखता है। तो इस तरीके से हम स्पीक एंड स्पैन को यूज करते हैं, स्पीक एंड स्पैन। अगली इडियम है इट टेक्स टू टू टैंगो। इसका मतलब होता है कोई ऐसा कार्य जिसमें दो लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर फाइट होगी, ठीक है, तो उसमें किसी एक का पक्ष जिम्मेवार नहीं रहेगा, बल्कि दोनों ही पक्ष क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि अकेला बंदा अकेले से तो लड़ नहीं सकता। तो उसमें क्या माना जाता है कि अकेले से जो है कोई भी काम नहीं होता, मतलब दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। व्हेन टू पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन एक्शन और सिचुएशन इन विच दे आर इन्वॉल्व, इट्स नॉट वंस पार्टीज फॉल्ट बट इट टेक्स टू टू टैंगो। मतलब क्या हुआ इसका, कोई भी पार्टी जो होती है उसमें किसी एक पार्टी की गलती नहीं होती है, उसमें दोनों ही पार्टी जिम्मेवार होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इट्स नॉट हर फॉल्ट, इट्स हर हस्बैंड एज वेल, इट टेक्स टू टू टैंगो रिमेंबर। क्या है कि सिर्फ उसकी गलती नहीं है, उसके हस्बैंड की भी है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, रिमेंबर हमेशा माइंड में होना चाहिए कि एक बंदे की कभी गलती नहीं होती है, दोनों ही पक्ष जिम्मेवार होते हैं किसी डिस्प्यूट के लिए, किसी लड़ाई के लिए। ओके, तो ये होता है इट टेक्स टू पीपल टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट। ऐसा कार्य जिसमें दो की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल है इसका, योर सन ब्लेम्स माइन फॉर दियर फाइट एट स्कूल बट इट जनरली टेक्स टू टू टैंगो। आपका जो लड़का है वो मेरे लड़के पर ब्लेम कर रहा है कि स्कूल में जो भी फाइट हुई उसके लिए मेरे लड़के को ब्लेम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में दोनों ही पक्ष इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो देखते हैं अगली इडियम। अगली फ्रेज है प्ले अप। इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ पर काफ़ी जोर दिया जाता है, उसको काफ़ी एग्जैजरेट किया जाता है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, उससे बोला जाता है प्ले अप। एम्फसाइज और एग्जैजरेट द एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ पर एम्फसाइज करना, उस पर जोर देना, या फिर एग्जैजरेट द एक्सटेंट, उसका जो दायरा है उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना,
या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, उसको और ज़्यादा दिखाने को बोला जाता है प्ले अप। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, द मिस्ट्री सराउंडिंग हिज डेथ वॉज प्लेड अप बाय द मीडिया। जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था उसके डेथ के बारे में, वो जो है मीडिया के द्वारा काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, या उस पर काफ़ी जोर दिया गया, काफ़ी उसको एग्जैजरेट करने की कोशिश की गई। तो ये होता है प्ले अप। अगली फ्रेज है हैम फिस्टेड। हैम फिस्टेड मीन्स होता है इनकम्पिटेंट और अनस्किलफुल को बोला जाता है हैम फिस्टेड। अकुशल, जिसके अंदर जो अकुशलता हो उसे बोला जाता है हैम फिस्टेड। इधर इमेज में दिख रहा होगा, अगर आपके हैंड ऐसे हों तो आपको अगर बोला जाए कि कुछ बारीक काम है, सुई घुसाने का काम है या कुछ लिखने का काम है, क्या आप इन हैंडों से इस तरीके के हैंड से कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप क्या हो जाओगे? एक इनकम्पिटेंट हो जाओगे, अनस्किलफुल हो जाओगे, अकुशल हो जाओगे। ठीक है, तो ये होता है हैम फिस्टेड, इस तरीके का जिसकी फिस्ट होती है। एग्जाम्पल इसका, अ हैम फिस्टेड परफॉर्मेंस। कैसी परफॉर्मेंस? एक अकुशल परफॉर्मेंस। स्पिल ओवर। स्पिल ओवर मीन्स होता है समथिंग दैट इज़ टू लार्ज, या क्षमता से अधिक हो जाने को बोला जाता है स्पिल ओवर। ये फिर कुछ भी हो सकता है, ये आपका स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, या किसी चीज़ के फैल जाने को बोला जाता है स्पिल ओवर। ठीक है, जैसे ये गिलास है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो क्या क्या है उसने, सी फील्ड द ग्लास सो फुल दैट द, ये कोल्ड ड्रिंक है या कॉफ़ी है, कॉफ़ी स्पिल ओवर। तो जो है उसने उस गिलास को इस तरीके से भरा कि वो जो कॉफ़ी है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई उसमें और वो बाहर फैलने लग गई। ठीक है, तो ये होता है स्पिल ओवर। या इमोशंस भी होता है, जैसे हर इमोशंस सडनली स्पिल्ड ओवर। जो उसका इमोशन था वो अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया और वो बाहर निकलने लग गया। ठीक है, तो ये भी होता है स्पिल ओवर। आप एंग्जाइटी देख लो, स्ट्रेस देख लो, द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एट वर्क कैन स्पिल ओवर इनटू होम लाइफ। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये होता है स्पिल ओवर। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ मैंने, आई ट्राई नॉट टू लेट माई वर्क स्पिल ओवर इनटू माई लाइफ आउटसाइड द ऑफिस। मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफिस के बाहर अपने काम को अपने जीवन पर हावी ना होने दूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मतलब। अगली इडियम है नाइट आउल। नाइट आउल मीन्स क्या होता है? जो देर रात तक जागता है, देर रात तक जागने वाले को बोला जाता है नाइट आउल। वन हु स्टेज लेट एट नाइट, या देर रात तक जागने वाला, ये होता है नाइट आउल। एग्जाम्पल इसका, द लेट नाइट पार्टीज मेक द होटल अ हेवन फॉर नाइट आउल्स। देर रात तक चलने वाली जो पार्टीज थी, उन्होंने देर रात तक जागने वालों के लिए होटल को क्या बना दिया? हेवन बना दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मतलब। कुछ लोग होते हैं जो देर रात तक जागना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट वो सुबह का भरोसा नहीं करते हैं, सुबह नींद खुले ना खुले तो रात को ही पढ़ते हैं। वो फिर 12 हो 1 हो, इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो सुबह की टेंशन नहीं रहेगी कि सुबह उठे ना उठें अब। ठीक है, तो रात को ही अपना कार्य फिनिश कर दिया करो। तो ये होता है नाइट आउल। अगले बढ़ते हैं आगे। अगली फ्रेज है बीवर अवे। बीवर अवे मीन्स क्या होता है? वर्क हार्ड, कठिन श्रम करने वाले को बोला जाता है बीवर अवे। जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये जानवर है, इसका नाम बीवर है। तो ये क्या है? काफ़ी हार्ड वर्क करता है। ये बड़ी बड़ी जो लकड़ियाँ होती है उससे भी अपने दांतों से काट कर बिल्कुल अलग कर देता है। तो कितना कठिन श्रम करता है ये, अपने छोटे छोटे दांतों से भी इतनी बड़ी लकड़ी को ऐसे ही काट देता है। तो ये होता है बीवर अवे। कठिन परिश्रम करने वाले को बोला जाता है बीवर अवे। ही हैज़ बीन बीवरिंग अवे एट दैट प्रोजेक्ट 4 months। वो उस प्रोजेक्ट पर काफ़ी टाइम से कठिन परिश्रम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स मीन्स क्या होता है? इन सस्पेंस, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी या फिर उलझन को बोला जाता है ऑन टेंटर हुक्स। यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये जो टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर जो ये टेंट हुक्स है, इसको इससे जो है जो टेंट होता है उसको टाइट किया जाता है। इससे क्या हो जाता है? जो टेंट होता है वो काफ़ी स्ट्रेस आ जाता है उसमें, और उसमें टेंशन आ जाती है। ठीक है, मतलब उसमें तनाव आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? टेंट बिल्कुल खुल जाता है। तो ये होता है टेंटर हुक्स। यहाँ से इडियम निकली है कि जब कोई चीज़ आपके माइंड में अगर इस तरीके का
आ जाए, इस तरीके का स्ट्रेस आ जाए, इस तरीके की टेंशन आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये आप उलझन में पड़ जाओगे, सस्पेंस हो जाएगा, एंग्जाइटी आ जाएगी आपके अंदर। तो ये यहाँ से बना हुआ है एक फ्रेज। ऑन टेंटर हुक्स मतलब क्या होता है, जब आपके दिमाग में सस्पेंस भी हो, कन्फ्यूजन भी हो, टेंशन भी हो, एंग्जाइटी भी हो, बहुत सारी चीज़ों का उलझन हो, तो ये होता है टेंटर हुक्स। जैसे एग्जांपल है इसका, आई हैव बीन ऑन टेंटर हुक्स ऑल वीक वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। मैं रिजल्ट की इंतज़ार में पूरे हफ्ते काफ़ी उलझन में रहा, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे। अगली फ्रेज है रैक हैवॉक। रैक हैवॉक मीन्स क्या होता है, टू कॉज ग्रेट डैमेज या तबाही को बोला जाता है रैक हैवॉक। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ तूफान आया है या कुछ नुकसान हुआ है, जिस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे तबाही मच गई। ठीक है, तो ये होता है रैक हैवॉक। एग्जाम्पल इसका, अ पावरफुल टोर्नाडो रैक्ड हैवॉक ऑन द स्मॉल विलेज। एक जो पावरफुल, बहुत ही जो शक्तिशाली टोर्नाडो आया था। टोर्नाडो मीन्स क्या होता है, चक्रवात या तूफान को बोला जाता है टोर्नाडो। तो उसने जो है, जो छोटा सा विलेज था उसको क्या कर दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज देखते हैं। अगली फ्रेज है, अगली इडियम है इन कोल्ड ब्लड। इसका मतलब क्या होता है, अ मर्डर डन विद इंटेंशन। जब कोई किसी की निर्मम हत्या कर दे उसे बोला जाता है इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मतलब आप समझ गए होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा कैसा हो, निर्मम टाइप का हो, उसके अंदर कोई ब्लड नहीं है, मतलब क्या है, वो रोबोट टाइप का है, जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, इमोशन लेस है, तो ये होता है कोल्ड ब्लड। तो यहाँ से इडियम बनी है, जब कोई इंसान किसी की हत्या कर दे, क्योंकि वो फिर कोल्ड ब्लड होगा, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, वो हत्या करने में हिचकिचाएगा नहीं। ठीक है, तो ये इडियम यहाँ से निकली हुई है। जैसे एग्जांपल है इसका, अनआर्म्ड सिविलियंस वर शॉट इन कोल्ड ब्लड बाय द टेररिस्ट। जो निहत्थे सिविलियन थे उनको उनकी निर्मम हत्या कर दी गई टेररिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगली फ्रेज है बम्प अप। बम्प अप मीन्स क्या होता है, जब आपका लेवल या किसी चीज़ में बढ़ोतरी होती है या इंक्रीज होता है किसी चीज़ में, वो होता है बम्प अप। इंक्रीज, मूव टू अ हायर लेवल या फिर स्टेटस। ठीक है, इसमें जब इंक्रीमेंट होता है या किसी चीज़ के बढ़ने को बोला जाता है बम्प अप। इमेज में दिख रहा होगा, ये भी क्या है, ये कि जो बम्प है इसका, ये क्या हो गया यहाँ पे, बम्प अप क्या होता है, बम्प मीन्स क्या होता है, गुमड़े को बोलते हैं। जो ये इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या गुमड़ा है, ये बड़ा हो गया है, जब बॉडी पे इस तरीके से आगे बढ़ जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी चोट लगी और अचानक से ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ये होता है बम्प अप। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका, दे फाइनली एग्रीड टू बम्प अप हर सैलरी। वो फाइनली राजी हो गए उसकी सैलरी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं बम्प अप को, और इसको हम प्रमोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही वॉज राइटर फॉर 9 years, नाउ ही वॉज बम्प्ड अप टू एडिटर। पहले जो है वो क्या था, 9 साल तक क्या रहा, वो एडिटर रहा, अब उसको जो है प्रमोशन मिल गया है, अब वो एडिटर बन चुका है। तो इस तरीके से हम बम्प अप को यूज करते हैं। अगली ईडियम है एट द हेल्म। एट द हेल्म होता है इंचार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख होता है, लीडर होता है, या किसी बड़े के राज्य का भी जो प्रमुख होता है, वो भी क्या होता है, एट द हेल्म होता है। किसी संगठन या व्यक्ति समूह का प्रमुख, वो होता है एट द हेल्म। जैसे इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है, इसका जो एट द हेल्म किसके पास है, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास क्या है, एट द हेल्म ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका, विद स्टीव एट द हेल्म एप्पल वॉज बाउंड टू प्रॉस्पर। स्टीव के पास बागडोर होने से या स्टीव के प्रमुख हो जाने से जो एप्पल था उसका प्रॉस्पर होना, उसका समृद्ध होना लाजमी था। ठीक है, वो बाउंड टू हैपन था, वो होना ही था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगली इडियम है फ्रॉम डॉन टू डस्क। इसका मतलब क्या होता है, सुबह से शाम तक। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, जब सुबह की धूप पड़ती है उसे बोला जाता है डॉन, और जब शाम को धूप छिपती है तो शाम को क्या बोला जाता है, डस्क। ठीक है, तो ये यहाँ से निकला है फ्रॉम डॉन टू डस्क। इसका मतलब फ्रॉम अर्ली टू मॉर्निंग, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू नाइट। सुबह से शाम तक जब कोई चीज़ होती है उसे बोला जाता है फ्रॉम डॉन टू डस्क। जैसे एग्जांपल है इसका, आई हैव टू वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क ऑन द फार्म। मुझे फार्म पर सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। ठीक है,
तो बढ़ते हैं आगे। अगली फ्रेज है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मीन्स क्या होता है, टू डू समथिंग बैडली और चीपली, लापरवाही से किया गया कार्य को बोला जाता है कट कॉर्नर्स। कई लोग क्या होते हैं बिल्कुल शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट हमेशा क्या होता है, नुकसानदायक होता है, लापरवाही से किया गया कार्य होता है। तो जल्दबाजी में जो भी कार्य होता है वो क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो यहाँ से ईडियम निकली है कट कॉर्नर्स, मतलब क्या होता है, लापरवाही से किया गया कार्य। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, कटिंग कॉर्नर है, यहाँ पे काफ़ी लापरवाही की गई, वो काम छोड़ दिया और जल्दी निकलने में ऊपर निकल गया। ठीक है, तो ये होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ट दिस बाथरूम। उन्होंने जो है काफ़ी लापरवाही की जब उन्होंने ये बाथरूम बनाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।